नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। जग्गी वासुदेव उर्फ सद्गुरु, इस नाम से आप सभी परिचित होंगे। लेकिन जग्गी वासुदेव को लेकर हाल के दिनों में एक यूट्यूबर द्वारा विवाद पैदा किया गया है। श्याम मीरासी नाम के इस यूट्यूबर का दावा है कि उसके पास जग्गी वासुदेव की संस्था ईशा फाउंडेशन के कुछ इंटरनल मेल्स हैं। वो दावा करता है कि ये मेल सत्य है। जो श्याम मीरासी नाम के यूट्यूबर का दावा है कि जग्गी वासुदेव संस्था से जुड़ी दो महिलाएं, भारती वरदराज और प्रद्युक्ता, साध्वी प्रद्युक्ता, इन दोनों के बीच जो इंटरनल बातचीत हुई है उसकी ईमेल उसके पास मौजूद है। और इसमें बच्चियों के ऊपर के कपड़े उतार कर ध्यान लगाने की बात कही गई है। यह आरोप है श्याम मीरासी का। अब कुछ तहकीकात हमने भी की। सबसे पहली बात यह कि श्याम मीरासी ने जो भी दावे किए हैं, ये दावे उसके अपने नहीं हैं। कामदेव नाम का एक यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले उस यूट्यूब चैनल ने यह दावा किया था। और जो भी आरोप लगा रहे हैं श्याम मीरासी, यह दावा कामदेव यूट्यूब चैनल ने पहले लगाया था। हालांकि बाद में ईशा फाउंडेशन द्वारा कोर्ट जाने के बाद कामदेव ने वो वीडियो अपने यूट्यूब से डिलीट कर दिया और हूबहू उसी चीज को श्याम मीरासी ने अपने यूट्यूब पे उठाया है। क्योंकि श्याम मीरासी हिंदी भाषी है, इसलिए हिंदी भाषी जो दर्शक है उन्हें लगा कि श्याम मीरासी ने कोई बहुत बड़ा खुलासा किया है। बाद में जो भी लेफ्ट, लिबरल, कांग्रेसी, एंटी सनातन, इस तरह के इकोसिस्टम के जो लोग हैं, उन्होंने श्याम मीरासी के इस खुलासे पर उसकी खूब वाहवाही की और यह बताया कि देखिए कितना बड़ा खुलासा है। अब हम श्याम मीरासी के एक एक खुलासे को डिकोड करेंगे और उसके साथ यह भी बताएंगे कि श्याम मीरासी के पास वो जो ईमेल है वो किसने दिए, कहां से आए, इसके पीछे की पूरी साजिश क्या है और ईशा फाउंडेशन या जग्गी वासुदेव उर्फ सद्गुरु को बदनाम करने के पीछे आखिर असली मंशा क्या है। तो आइए एक एक करके इस पूरे रहस्य से पर्दे खोलते हैं। एक एक पर्दा हटेगा तो सच्चाई सामने आती जाएगी। जग्गी वासुदेव की कहानी समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा दक्षिण के राज्य तमिलनाडु। और तमिलनाडु में एक शहर है जिसका नाम है कोयंबटूर, और कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन का मुख्यालय है। लेकिन तमिलनाडु की सियासत, जग्गी वासुदेव की संस्था, ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, यानी विरोधाभास है। तमिलनाडु की सियासत द्रविडियन सियासत है, जो हमेशा से सनातन, हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, इन सबके विरोधी माने जाते रहे। एक तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, जो ये कहते हैं कि हमें हिंदी भाषा के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ना पड़ेगा। दूसरी ओर हैं स्टालिन के बेटे उदयनिधि मारन, जो कि ये कहते हैं कि हमें सिर्फ सनातन को हराना नहीं है, बल्कि कंप्लीट इरेडिकेशन, यानी उसे समूल नाश करना है सनातन का। यह उदयनिधि मारन का कथन है। उदयनिधि मारन सनातन को डेंगू और एड्स तक कह चुके हैं। और सनातन के खत्म करने वाली इसी सियासत के बीच एक बहुत बड़ी धार्मिक संस्था का उदय होता है। नाम है ईशा फाउंडेशन। आज की तारीख में ईशा फाउंडेशन के अलग अलग प्रकल्पों के 16 लाख लोग, जी हां 16 लाख लोग जुड़े हैं। इसमें एजुकेशन है, धर्मार्थ के दूसरे काम है, हॉस्पिटल है, निरोगी काया है, आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, बहुत कुछ। तो सबसे पहले यह हो गया बैकग्राउंड कि तमिलनाडु की सियासत कैसे ईशा फाउंडेशन को या जग्गी वासुदेव को, और या फिर सद्गुरु कहें, हमेशा उनके खिलाफ रही है। और तमिलनाडु की संस्कृति के बीच ईशा फाउंडेशन जैसी सनातनी संस्कृति का सूत्रपात यह कभी भी द्रविडियन राजनीति को पसंद नहीं आया। यह है कहानी का दूसरा हिस्सा, और वहीं से शुरू होता है ईशा फाउंडेशन या सद्गुरु को बदनाम करने का सिलसिला। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम एक एक कड़ियां जोड़ेंगे कि कैसे ईशा फाउंडेशन को बदनाम करने के लिए इतिहास, यानी पहले भूतकाल में भी कई साजिशें रची गई, कई बार कोर्ट केसेस हुए, उसके बावजूद ईशा फाउंडेशन की लोकप्रियता बढ़ती गई। और सबसे बड़ी बात कि न सिर्फ भाजपा के बड़े नेता, न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता, बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता जैसे डीके शिव कुमार और शशि थरूर,
इस साल महाशिवरात्रि में ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। एक एक कर परतें खोलते हैं इस साजिश की। आइए अगली कड़ी की। ऐसा नहीं है कि ईशा फाउंडेशन या सदगुरु के खिलाफ पहली बार इस तरह की साजिश हुई। इससे पहले भी तमिलनाडु की सरकार ने यह कहते हुए ईशा फाउंडेशन के आश्रम के कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगा दी कि यह पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन कर रही है। बाद में ईशा फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है और तब आश्रम का निर्माण पूरा होता है। यह था पहला केस। उसके बावजूद कई तरह से बदनाम करने की कोशिश हुई है। एक जो ताजा मामला यह है कि एक वीडियो वही लेफ्ट कांग्रेस और एंटी सनातन इकोसिस्टम द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह दिखाता है कि जग्गी वासुदेव एक कार्यक्रम कर रहे हैं और एक महिला रो रही है। बाद में जग्गी वासुदेव जाते हैं और उस महिला को गले लगा लेते हैं। यह वीडियो यह कहकर प्रचारित किया जाता है कि देखिए जग्गी वासुदेव वल्गर हैं और वो एक महिला के साथ गलत काम कर रहे हैं गले लगाकर। बाद में तहकीकात करने पर पता चला कि वो महिला एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तिका है, डांसर है और वो जग्गी वासुदेव की बेटी है जिनका नाम है राधे वासुदेव। तो एक बाप बिलखती हुई अपनी बेटी को गले लगा रहा है और इस वीडियो को कुछ लोग इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं जैसे कोई अश्लील काम कर रहा है किसी महिला को गले लगाकर। और इस तरह के छोटे छोटे कई मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन आज तक कभी एक भी केस ईशा फाउंडेशन या जग्गी वासुदेव का कोर्ट में नहीं टिक सका है और बार बार इस तरह की साजिशें करने वालों ने मुंह की खाई है। एक और महत्वपूर्ण बात जो समझने योग्य है कि जिस श्याम मीरा सिंह के एक वीडियो को लेकर कथित तौर पर लेफ्ट लिबरल कांग्रेस और एंटी सनातन इकोसिस्टम लगातार ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे एक कैंपेन, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, अचानक 2 दिनों बाद वो खामोश क्यों हो जाता है? और खामोश होने का एक कारण है। अब आप देखिएगा कि आज की तारीख में श्याम मीरा सिंह के उस वीडियो के बारे में बातचीत करने वालों की संख्या बहुत कम है और वो ये कारण हो सकता है कि शायद उन लोगों को यह पता चल गया होगा कि जो मेल्स जिसके बारे में ईमेल दावा किए जा रहे हैं उस मेल की सत्यता क्या है। और इससे पहले जो कामदेव नामक यूट्यूब ने यही आरोप लगाया था उसे क्यों हटाना पड़ा और वो मामला कोर्ट में गया था, डिफेमेशन का केस हुआ था। उसके बावजूद श्याम मीरा सिंह ने शरारतन उसी मेल को अपने यूट्यूब चैनल पे क्यों पेश किया और यह कहते हुए पेश किया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। पहली बात यह कि उस ईमेल की सच्चाई क्या है, वो सचमुच भारती वरदराजन या साध्वी प्रद्युक्ता का मेल है? अगर है, सच्चाई के बारे में वो ये बताते हैं कि वो जाइएगा, एक क्लिक कीजिएगा तो वो ट्रू मेल में आ जाता है। जो मेल आईडी बताया जा रहा है वो सचमुच इनका ऑफिशियल आईडी है या नहीं, इस बारे में श्याम मीरा सिंह या ईशा फाउंडेशन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। दूसरी बात ये कि अचानक इंटरनल मेल्स ईशा फाउंडेशन के जो हैं, जो 2 बहुत अच्छे प्रोफाइल पर बैठी महिलाओं के बीच आपस के बीच बातचीत है, वो श्याम मीरा सिंह के पास कैसे पहुंचा? क्या कोई अंदर का आदमी लीक कर रहा था? और क्या श्याम मीरा सिंह नाम के उत्तर भारतीय यूट्यूबर के पास इतना एक्सेस है कि अंदर के किसी व्यक्ति ने कुछ मेल लीक किया है वो इसके पास पहुंचे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तमिलनाडु की सरकार या उसका कोई अंग ये सारे ईमेल्स श्याम मीरा सिंह या उत्तर भारतीय दर्शकों को प्रोवाइड करा रहा हो? हमें इसका जवाब नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं उस यूट्यूबर को जानता हूं, श्याम मीरा सिंह की पहुंच इतनी नहीं है कि ईशा फाउंडेशन के अंदर जो इतने बड़े पद पे बैठी 2 महिलाएं हैं उनके इंटरनल ईमेल्स इसके पास पहुंचे। अगर पहुंचना होता तो बहुत सारे ईशा फाउंडेशन के नजदीकी यूट्यूबर हैं या उनके आलोचक भी हैं जिनके पास पहुंचता। इसके पास कैसे पहुंचा, इसकी तहकीकात पुलिस को करनी ही होगी। लेकिन अधूरा सत्य यहीं तक नहीं है। ईशा फाउंडेशन से जुड़े कुछ और सत्य हम जो आपको बताएंगे और हम आपको यह बताएंगे कैसे पूरे देश का और विदेशों में बैठे कुछ लोग, जी हां, जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट से फंड प्राप्त करने वाले लोग भी ईशा फाउंडेशन, श्री श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव, इस तरह की संस्थाओं के दुश्मन क्यों बने बैठे हैं।
अंग्रेज जब भारत आए तो उन्हें पता था कि जब तक भारतीय एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तब तक वो इस देश पर राज नहीं कर सकेंगे, वो इस देश को गुलाम नहीं बना सकेंगे। रॉबर्ट कॉलबर्ट एक अंग्रेज था, उसने एक थ्योरी दी, आर्य वर्सेस द्रविड़। उसने ये बताया कि आर्य जो थे वो दूसरे देश से आए थे और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों या द्रविड़ पर बहुत अत्याचार किए हैं, और उसी का एक एक्सटेंशन हमें द्रविड़ियन राजनीति में दिखाई देता है। द्रविड़ की राजनीति मतलब वो बताते हैं कि जो भी कुछ उत्तर भारतीय है या हिंदी या हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है उसका विरोध, वो महाकुंभ का विरोध करेंगे, वो अयोध्या मंदिर का विरोध करेंगे, वो भगवान राम का विरोध करेंगे, वो ब्राह्मणों का विरोध करेंगे, और इसे ही वो द्रविड़ियन राजनीति कहते हैं। लेकिन शायद वो भूल गए कि भारत में अगर सबसे ज्यादा मंदिर किसी राज्य में हैं तो वो तमिलनाडु में है, और सबसे पुराने मंदिर अगर किसी राज्य में है तो वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजनीति हाल के दिनों में देखिए, एक तरफ जग्गी वासुदेव की संस्था ईशा फाउंडेशन है, दूसरी तरफ अन्नामलाई है जो कि एक पदयात्रा निकाल रहे हैं जिसमें वो हर मंदिर में जाकर भगवान के सामने माफी मांग रहे हैं, और तीसरी तरफ हिंदुत्व की एक लहर है जो कि मुरुगन स्वामी मंदिर के सीढ़ियों पर मांस खाने को विरोध में खड़े हुई और 15 मिनट के अंदर 50,000 लोग जमा हो गए। इसी से डरकर जो सो कॉल्ड द्रविडियन राजनीति के पैरोकार हैं वो भाषा के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं, वो सनातन के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं, और महाशिवरात्रि से बेहतर मौका उनके लिए और कोई हो नहीं सकता था। महाशिवरात्रि के ठीक एक दिन पहले श्याम मीरा सिंह नामक उत्तर भारतीय यूट्यूबर दक्षिण भारत की सबसे फेमस और बड़ी संस्था ईशा फाउंडेशन के खिलाफ एक वीडियो, प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता है, और उसमें वो तरह तरह के सच्चे झूठे आरोप लगाता है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की। और कांग्रेस, एंटी सनातनी, उत्तर भारत के तमाम वो लोग जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का विरोध भी करते हैं या हमारी परंपराओं का विरोध करते हैं, वो उसके समर्थन में कूद पड़ते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी आरोप लगाए गए वो सब पहले लगाए जा चुके हैं और कोर्ट में नहीं ठहरे। 100% केस ईशा फाउंडेशन ने जीता है और तमाम सबूतों के साथ जीता है। तो इस नैरेटिव के पीछे आपको क्या लगता है? तमिलनाडु की राजनीति है, तमिलनाडु की राजनीति में हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव के कारण इस तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो आया है? क्या ये आखिरी कोशिश है कि दक्षिण भारत में किसी तरह सनातन के पैर नहीं जम सके? सदगुरु या ईशा फाउंडेशन के बारे में आपकी क्या राय है? 16 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हजारों गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है, परंपरा गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जा रही है, भगवान शिव की आराधना होती है। शिव जो दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय, सबसे ज्यादा आराध्य देव हैं, उस शिव को मानने वाले ईशा फाउंडेशन के खिलाफ इस हमले के पीछे आपको क्या लगता है? सच्चाई क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।